रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस घड़ियालू आंसू बहा रही। महाकाल मंदिर परिसर की खुदाई से निकला मंदिर। विशेषज्ञ बोले खुदाई में दिखा मंदिर। 1000 साल पुराना मूर्तियां भी मिली तो यहीं बनेगा म्यूजियम। उत्तर भारत के साथ पहाड़ी राज्यों में भी सर्द मौसम। हिमाचल उत्तराखंड के साथ मध्य प्रदेश में भी ठंड के साथ गलन बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की है। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ नए कानूनों के लाभ गिनवाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू है लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज जिन कृषि सुधारों का राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उन्होंने ही अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में किसानों को बातचीत का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के अधिकतर किसान इन कानूनों के साथ हैं कि लेकिन अभी भी अगर किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर इस मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। देश का किसान, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जहां एक और दल्ले में किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला और कृषि कानूनों को किसान के हित में बताया है। देखिए, पर 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर 237 मंडियों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज मध्य प्रदेश के किसान, लाखों किसान इकट्ठा होंगे। अभी 8 बजे तक 1 करोड़ 11 लाख किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां हम किसानों को राहत की राशि, जो फसल का नुकसान हुआ था अभी खरीफ की फसल में, उसकी पहली किस्त डालेंगे। पहली किस्त है, इसके बाद दूसरी किस्त भी डालेंगे। वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की होगी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे
और उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसानों की आय को दुगना करना उनका जुनून है और इसके लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाएंगे। जी आपने तो तबाह और बर्बाद किया था, कर्जा माफी की घोषणा करके रेगुलर को डिफॉल्टर बना दिया था, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया, राहत की राशि नहीं दी, 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए 8 महीने हुए हैं अभी, और 8 महीने में देख लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डले हैं, हमने डाले। उद्यान की फसलों की बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डली है। आपने सहकारी बैंकों का कबाड़ा कर दिया था, उसे सुधारने के लिए, उसकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची तक किसानों की आपने नहीं भेजी थी, हमने 6,000 सूची भेज के 6,815 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पहुंचवाया है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मकान की छत गिरने से 3 की मौत, 6 घायल। विष्णु गार्डन इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर, छत के मलबे में कई लोग दबकर घायल हो गए हैं। मरने वालों में 3 साल की बच्ची भी शामिल है। छत गिरने से 3 लोगों की दबकर मौत हुई है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर मकान की छत गिरने से 3 की मौत, 6 लोग घायल। विष्णु गार्डन इलाके में हुआ है दर्दनाक हादसा। छत के मलबे में कई लोग दबकर घायल हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर छत गिरने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है और इसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विष्णु गार्डन इलाके में दर्दनाक हादसा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, छत गिरने से हादसा हो गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी दिल्ली का विष्णु गार्डन इलाका है, जहां पे जर्जर मकान था जिसकी छत गिरी और मकान में ओवरलोड के कारण गिरा हुआ है। और खास तौर पे बात बताएं तो पट्टियां और गाटर के जरिए जो बिल्डिंग तैयार की जाती थी, उस तरह की बिल्डिंग थी। पहले से ही इस तरह का अंदेशा था, अंततः बिल्डिंग गिर गई और 3 लोग, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए हैं। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे मलबा हटाने का काम जो है अभी भी चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज की ये पहली घटना नहीं है। अगर विष्णु गार्डन की बात करें तो जुलाई 2020 में भी एक घटना हुई थी जिसमें 5 लोग जो है दबने से मौत हुई थी, तब भी बिल्डिंग गिरी थी। तो जाहिर तो विष्णु गार्डन के इलाके में किस तरह से जर्जर बिल्डिंगें हैं, लो क्वालिटी की बिल्डिंगों का निर्माण है और इसे लेके तमाम बार शिकायत भी की जाती है कि कैसे लोग यहाँ पे सुरक्षित रहे। और जुलाई के बाद ये एक नया हादसा देखने को मिल रहा है जिसमें रिसेंटली जो है वो 3 लोगों की मौत हुई है। 6 जो घायल है उन्हें करीबी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उन लोगों का इलाज जारी है। जी अमित, ये कोई पहला हादसा नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। क्या चाहता है और कितने लोगों की मौत देखना चाहता है? इस तरीके के हादसे हो रहे हैं लगातार, जबकि शिकायत भी की गई है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पिछले केस की बात करें तो जब 5 लोगों की जुलाई में मौत हुई थी तो बाकायदा मकान मालिक को वहां पर अरेस्ट किया गया था और वो केस अब भी चल रहा है। जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो जाहिर तौर पर पुलिस केस करती है, उसके साथ में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। प्रशासन से जब बात होती है तो उनका कहना है कई बार इन लोगों को वार्न किया गया है कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और ऐसे में चूंकि रहने वाले लोग जो है वो साफ तौर पर तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है और ना विकल्प होने की वजह से लोग ऐसी बिल्डिंगों में रहने को मजबूर है और जिस वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं। प्रशासन जो है
कई बार जो मकान होते हैं वहां वार्न कर देता है, हालांकि उन्हें खाली नहीं कराया जाता है। जबरदस्ती खाली कराने की प्रक्रिया जरूर यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से वार्निंग की बात लगातार कहता रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में लोगों के रहने के लिए भी खासी यहाँ पे दिक्कत होती है और ऐसे में लोग सस्ते घरों में रहना पसंद करते हैं, सस्ती जगह पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि तमाम मजदूर, तमाम बाहरी मजदूर जो है वो दिल्ली में लगातार काम करते हैं। और यही वजह है कि जो इस तरह के मालिक, मकान मालिक होते हैं, वो इन लोगों का फायदा उठाते हैं और मकान की मरम्मत न करा के, मकान को ठीक ना करा के, जिस स्थिति में मकान होता है उसी स्थिति में ये लोग रहने के लिए दे देते हैं, जिस वजह से इस तरह के हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं। जैसा मैं बता रहा था कि जुलाई में भी हादसा हुआ था, तब 5 लोग मारे गए थे, रिसेंटली हादसा हुआ 3 लोग मारे गए और अभी भी हो सकता है शायद प्रशासन की नींद खुल जाए और जो इस तरह के जर्जर बिल्डिंगे हैं उन्हें खाली कराया जा सके। जी अमित, इस बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे थे और क्या अभी भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और क्या और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल 1 से 2 लोगों की बात कही जा रही है कि हो सकते हैं, हालांकि जो है मलबा हटाने का काम ज्यादातर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लगभग 30% के आसपास काम बचा है, जो कि रिसेंटली पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पे भी चीजों को देखा जा रहा है, जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है उसके बाद जो फिलहाल जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अमित, आसपास के और भी बिल्डिंग जर्जर बनी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सल गतिविधियों में हमें बड़ी सफलता मिली है। नक्सल गतिविधियों को विराम के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 आ रहा है और क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। मैं नक्सल गतिविधियों में बड़ी सफलता मिली। अभी 11 तारीख को 2 नक्सल जो महिलाएं थी, इनामी थी, 3-3 लाख का इनाम मध्य प्रदेश का, 5 लाख का छत्तीसगढ़ सरकार का था उनको। उसके पहले 6 तारीख को, उसके 1 महीने पहले भी तो नक्सल गतिविधियों पर विराम और हमारा अभियान समानांतर चल रहे हैं, कई अभियान। एक दौर था, वो शायद दिग्विजय सिंह जी का था, 15 साल पहले, जब पूरा प्रदेश में अशांति थी। ग्वालियर चंबल के अंदर रामबाबू दयाराम गड़रिया गिरोह काम करती थी, मुरैना के अंदर जगजीवन परिहार था, भिंड के अंदर निर्भय गुर्जर था, दतिया के अंदर हनी और हजरत की गैंग थी। हम आ जाते थे जब रीवा सतना में तो ठोकिया की गिरोह मिलती थी, मालवा में चले जाए तो सिमी का नेटवर्क था और बालाघाट में चले जाएं तो नक्सलाइट गतिविधियाँ थी। लखीराम कामरे परिवहन मंत्री दिग्विजय सिंह के, उनके घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। एक वो दौर था और एक ये दौर है। नक्सलियों के लिए मैं आपके सामने अपने जाबाज पुलिस वालों को, हॉक्स फोर्स को सम्मानित करके आ रहा हूँ, उनके प्रमोशन करके आपके बीच में आ रहा हूँ बालाघाट से। ठोकिया जैसी कोई गिरोह विंध्य में भी नहीं है। शांति का टापू मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश है, इसीलिए मिलावट पर कसावट अभियान चल रहा है, इसीलिए अतिक्रमण पर अभियान चल रहा है, भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। आपके सामने है मेरा विभाग, क्योंकि मेरा विभाग ऐसा है गृह कि ये खुली किताब की तरह आपकी आंखों के आगे रहता है। पहले दिन से कहता था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में चरम पर आया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और मध्य प्रदेश की सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है, ऐसा मैंने पहले कहा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के
सर्वश्रेष्ठ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। दिग्विजय सिंह माइनिंग माफिया हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था। और ये भी मैंने नहीं कहा, कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आईपीएसओ पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, चुनाव आयोग ने कहा है। एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है, इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आजादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। क्षेत्र के पगारा डैम पर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे हत्या में प्रयुक्त चाकू व अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। हत्या आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। मुरैना में सनसनीखेज वारदात का खुलासा, अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुंह और नाक में डाला गया फेविक्विक, चाकुओं से गोदकर उतारा था मौत के घाट। धारदार हथियार से की गई थी युवक की हत्या। मुरैना जिले के जौरा में बहन के ससुराली परिवार की युवती से मोहब्बत करने का परिणाम एक युवक को मौत के रूप में मिला। नृशंस हत्या करने में मृतक के सगे भांजे और युवती का मंगेतर और उसका दोस्त शामिल था। मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले 12 दिसंबर की सुबह एक युवक का छत शव पगारा डैम की झाड़ियों में मिला, जबकि उसकी हत्या 9 दिसंबर की शाम ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि युवक के मुंह को फेविक्विक से चिपकाकर कपड़े से बंद कर दिया गया था। वहीं गर्दन व पेट पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। मृतक की पहचान सुमावली थाना क्षेत्र के झौंड गांव निवासी गिरिराज कुशवाहा के रूप में हुई। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसके आधार पर युवक की हत्या की परत खुल गई। बता दें, मृतक गिरिराज की बहन की शादी थाना माता बसया क्षेत्र के किशनपुर गांव में हुई थी। इस परिवार की युवती से गिरिराज को मोहब्बत हो गई। युवती की सगाई गांव घूंगस जौरा के युवक से हो गई। युवती व गिरिराज के संबंधों का पता चलने पर परिवारजनों व मंगेतर ने समझाया। न मानने पर मंगेतर व उसके दोस्त और युवती के ताऊ के लड़कों ने मिलकर गिरिराज को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। 9 दिसंबर को धोखे से जौरा बुलाकर गिरिराज को 2 मोटरसाइकिलों के साथ पगारा डैम पर ले जाया गया। वहां हाथ बांधकर नृशंस हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह और किसान के घर में भोजन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और वो किसान के घर में भोजन करते नजर आ रहे हैं। जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। आपको बताते चलें, इसके कुछ ही देर बाद उनकी रैली भी है। और आपको बताते चले, अमित शाह के साथ टीएमसी के 10 बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। किसान के घर में खाना खा रहे हैं अमित शाह। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। लाइव तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां पर
और पूर्व कांग्रेस नेता शुभेंदु अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले 10 नेता टीएमसी के शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह पश्चिम बंगाल में। वहां पर वो किसान के घर में भोजन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह भोजन करते आपको नजर आ रहे होंगे। इसके बाद उनकी रैली भी है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह। किसान के घर खाना खा रहे हैं अमित शाह। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह। किसान के घर खाना खा रहे हैं अमित शाह। मिदनापुर में किसान के घर में अमित शाह समय मौजूद हैं, जो कि खाना खाते नजर आ रहे हैं। मिदनापुर में किसान सभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह, जहां पर वो किसान के घर में भोजन करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिदनापुर में अमित शाह की विशाल जनसभा होनी है। खुदीराम बोस के परिवार के घर कर रहे हैं भोजन। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर वो कुछ ही देर में रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। मिदनापुर में अमित शाह की विशाल जनसभा है। खुदीराम बोस के परिवार के घर कर रहे हैं भोजन। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित। मिदनापुर में किसान के घर अमित शाह, खुदीराम बोस के परिवार के घर कर रहे हैं भोजन। मिदनापुर में किसान सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मिदनापुर में अमित शाह की विशाल जनसभा है। खुदीराम बोस के परिवार के घर में भोजन कर रहे हैं अमित शाह। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। मिदनापुर में अमित शाह की विशाल जनसभा है। बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। छिंदवाड़ा के नागपुर हाईवे के ग्राम देवहरदा के समीप सोनी कॉलेज के सामने एक निजी भूमि पर लगे सैकड़ों संख्या में लगभग सागौन पेड़ लगे हुए थे। शुक्रवार की दोपहर 2 बजे के लगभग अचानक सागौन की इस नर्सरी में आग लग जाती है। आग की लपटें देख लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, किंतु आग बढ़ती लपटों के चलते जागरूक लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड दमकल को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल वाहन ने आग को बुझाया। खबर अशोकनगर से, जहां पर कोविड-19 की वजह से बंद पड़े स्कूलों के लिए आज से फिर खोल दिए गए। सत्र में पहली बार नियमित स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। आज से कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इंतजाम किए गए। स्कूलों में दिन भर साफ सफाई हुई है, वहीं अन्य व्यवस्था चलती रही। स्कूलों को सैनिटाइज भी किया गया, वहीं कोविड नियमों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
उज्जैन के तराना तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है, जो आम जनों के साथ प्रशासन का भी सरदर्द बन चुका है। नगर की ग्राम दुबली, खाखरी, मनीघाट, तिलावदी से दर्जनों ट्रैक्टर व डंपर बिना रॉयल्टी के अंधगति से नगर में प्रवेश करते हैं, जो कई बार बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं, जिस पर तराना तहसीलदार डीके वर्मा ने सड़क पर दौड़ रहे बिना रॉयल्टी के अवैध रेत मोरम वाहनों चालकों पर कार्रवाई करके 3 डंपर, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी अलग अलग स्थानों से जब्त करके तराना को सुपुर्द कर दी है। मुकी इतवारपुर एक गांव है, वहां पर तेज गति से डंपर आ रहा था, उससे एक लड़की 17 साल की मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और कलेक्टर महोदय के निर्देश भी हैं कि लगातार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करनी है। हमने कार्रवाई कपेली माकड़ों में की थी, उसका प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया है। आज हमने 5 वाहनों को अवैध उत्खनन के उसमें पकड़ा था, लेकिन 2 जो वाहन थे वो उत्खनन करके ला रहे थे और उनके पास विधिवत जो ऑनलाइन रॉयल्टी होती है वो कटी हुई थी। इसके अलावा जो 3 वाहन हैं वो हमने बिना नंबर के थे और उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो उसका प्रकरण बना दिया है। छिंदवाड़ा में इन दिनों विधानसभा की सहायक नदियों को छलनी करके रेत निकालने का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है। बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में उपयोगी ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत परिवहन कर शहर में निर्माणाधीन स्थानों पर मोटी रकम लेकर सप्लाई किया जाता है। वहीं इन ट्रैक्टर ट्रॉली का परिवहन विभाग को रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाता, जिससे कि सरकार को राजस्व हानि हो रही है। बहते पानी से निकल रही रेत एनजीटी के नियमों का उल्लंघन। ग्राम पंचायत खैरवानी टाकिया नदी में बहते हुए पानी से रेत निकालते प्रशासन की टीम ने दबिश देकर पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे परिवहन करने की सूचना प्रशासन को मिली, जिस पर छापामार कार्रवाई के लिए टीम खैरवानी के टाकिया नदी पहुंची। अधिकारियों की टीम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत चोरी करते हुए पकड़ करके मौके से एक ट्रैक्टर चंपत हुआ। आपको बताते चले, रेत की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस अभिरक्षा में थाने में रखा गया है, जिस पर खनिज गौण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें यश शुक्ला के साथ। नमस्कार।